हाँ तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आ गए हम फिर से लेकर के कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए कुछ केमिस्ट्री का वीडियो, जो कि आज के केमिस्ट्री के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हमारा जो पॉलीमर्स चैप्टर है, जो बहुलक है, बहुलक से मैं वीडियो देने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको बोला था कि हर कंपटीशन के वीडियो आपको सीरीज वाइज करके दिया जाएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके। इस प्रकार से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का और साथ में आपको इंग्लिश का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आइए आज हम केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के आ गए हैं, जिसमें से हम आपको बता रहे हैं कौन चीज, केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज आप पॉलीमर चैप्टर को देखेंगे और पूरा पॉलीमर चैप्टर को लाइन बाय लाइन लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके पूरा पॉलीमर, मतलब लेक्चर 1 वीडियो में और लेक्चर 2 वीडियो में पूरा पॉलीमर पढ़ा दिया जाएगा। तो ये पॉलीमर का लेक्चर 1 वीडियो है। ठीक है, आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखें और इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का और इंग्लिश का रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देखिएगा तो टोटल बात आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या बताया गया है और क्या नहीं बताया गया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कहां इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, टोटल आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो आप पॉलीमर के वीडियो को अंत तक देखिए और एकदम पूरा समझिए कि पॉलीमर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम को डिले किए हम आपको बताते हैं पॉलीमर का चैप्टर। ठीक है, तो पॉलीमर जिसको बहुलक कहते हैं, पॉलीमर होता है। देखिए सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थी, यहां पर क्या चीज है कि ये 12 के स्टूडेंट्स में जो 15 चैप्टर, जो केमिस्ट्री में 15 चैप्टर है, वो सारे स्टूडेंट्स भी जो साइंस का स्टूडेंट्स होंगे वो सभी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो होगा ये बहुत ही ज्यादा ये वीडियो फायदेमंद, मतलब इसको क्या कहते हैं कि नॉलेजेबल के साथ साथ बहुत ज्यादा जो है से बेनिफिशियल वीडियो है 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और साथ में कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि पॉलीमर, बहुलक जिसको कहते हैं विद्यार्थी, क्या कहता है ये बहुलक। देखिए बहुलक कहता है कि बहुलक वृहद अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं को मिला करके, परिभाषा होता है कि छोटे छोटे अणुओं को मिला करके जो वृहद अणु बनता है, एक बड़ा अणु बनता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनता है विद्यार्थी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, मतलब छोटा छोटा अणु को मिला करके जो बड़ा अणु बनता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। चलिए बहुलक का आणविक भार अगर पूछा जाएगा विद्यार्थी तो 10 के पावर 3 से 10 के पावर 7 यू डेटॉन तक होता है। ठीक है, 10 के पावर 3 से 10 के पावर 7 यू डेटॉन तक होता है किसका, बहुलक के आणविक भार। ठीक है, अणु का भार जो होता है कितना होता है, 10 के पावर 3 से 10 के पावर कितना, 7 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बहुलक के आणविक भार, बहुलक के अणु का भार जो कितना होता है, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा विद्यार्थी। ठीक है, आगे देखिए एकलकों के समूह को, मैं बोला कि बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर के जो वृहद अणु बनाते हैं, बड़ा अणु बनाते हैं, तो वो जो छोटा अणु जो होता है वो क्या कहलाता है, वो एकलक कहलाता है विद्यार्थी। क्या कहलाता है, एकलक। तो ये कह रहा है कि एकलकों के समूह को बहुलक कहा जाता है। जो एकलक का जो ग्रुप बनता है, ठीक है, एकलक को बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, ग्रुप ऑफ मोनोमर्स जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, बहुलक कहा जाता है। ठीक है, सबसे बहुलक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, एकलक कहलाती है। बहुलक जो होता है ना, उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है, ये यूनिट पार्ट का कहलाता है, मोनोमर कहलाता है, एकलक कहलाता है। यहां तक पूछने वाला क्वेश्चन सिर्फ ये था, और ये पूछ सकता है बहुलक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, एकलक कहलाती है। ठीक है, जैसे बहुत छोटे छोटे अणु मिलता है, जैसे एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड बहुत सारे मिलकर के जो होता है से आपको प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो यहां भी एक बात सीखे विद्यार्थी कि बहुत सारे एमाइनो एसिड जो होता है, एमिनो अम्ल जो होता है, बहुत सारे मिलकर के क्या होता है से आपको प्रोटीन बनाता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं विद्यार्थी कि बहुत सारे छोटे छोटे एमाइनो एसिड मिला तो प्रोटीन बना दिया, तो जो जिससे मिल करके बना होता है ना, वो हमारा क्या, एकलक कहलाता है। तो एमाइनो एसिड विद्यार्थी आपका क्या है, एकलक है। एमाइनो एसिड का है, एकलक है। अच्छा, एमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि एमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एमिनो अम्ल आपका, एमिनो एसिड जो हो गया विद्यार्थी, एमाइनो एसिड, वो आपका एकलक हो गया। चूंकि इससे बना है बहुलक, तो बड़का के बहुलक कहते हैं, छोटका के एकलक कहते हैं। तो छोटे छोटे मिलकर बना तो एकलक हो गया, और बड़का आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। देखिए डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के जो होता है विद्यार्थी, डीएनए का निर्माण करता है। यानी डीएनए का अगर कोई एकलक पूछ देगा विद्यार्थी तो न्यूक्लियोटाइड का होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए
डीएनए का एकलक न्यूक्लियोटाइड होता है और डीएनए आपका क्या है, बहुलक है। अभी तक विद्यार्थी आप सिर्फ सीखे हैं कि छोटा छोटा अणु मिलकर के जो बनाएगा, वो जो छोटा छोटा मिलकर के जो वृहद अणु बनेगा वो बहुलक कहलाएगा विद्यार्थी। अब बहुलक का जो यहाँ पर आणविक भार बता दी वो याद रखना है, और ये चीज आपको याद रखना है कि बहुलक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, तो एकलक कहलाता है। और प्रोटीन किस चीज से बना हो, तो प्रोटीन का एकलक याद रखना है तो एमाइनो एसिड होता है। डीएनए का एकलक याद रखना है तो न्यूक्लियोटाइड होता है। इस प्रकार से एक चीज और याद रख सकते हैं कि एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड जो आपस में जुड़ते हैं किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, किस आबंध से जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड आबंध से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। चलिए मेनली आपको विद्यार्थी पढ़ना है क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। जो बहुलक का जो वर्गीकरण पढ़ना है विद्यार्थी, वो बहुलक का वर्गीकरण आपको मेन पढ़ना है। उत्पत्ति के आधार पर होगा, संरचना के आधार पर होगा, और उसके आणविक भार मतलब अणु के में जो बल लगता है उसके आधार पर होगा। 3 बार हम लोग का क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, पॉलीमर का। तो अभी जो बताया जा रहा है विद्यार्थी उत्पत्ति के आधार पर बताया जा रहा है, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बताया जा रहा है। तो उत्पत्ति के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होता है। उत्पत्ति के आधार पर, या कह सकते हैं कि ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर जो होता है से बहुलक कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। पहला प्राकृत बहुलक, इंग्लिश में इसको नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे, इसको अर्ध संश्लेषित बहुलक सेमी साइंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे, और संश्लेषित बहुलक विद्यार्थी जिसको साइंथेटिक पॉलीमर के नाम से जानते हैं। तो प्राकृत बहुलक में क्या क्या आता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, तो प्रोटीन जो है विद्यार्थी आपका प्राकृतिक बहुलक के अंदर आएगा। जो हमें प्राकृतिक से मिलता है उसको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोस हो गया, स्टार्च हो गया जो पेड़ पौधा से मिलता है, और प्राकृतिक रबड़ हो गया, ये सब हमारा प्राकृतिक बहुलक कहलाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, प्राकृतिक बहुलक को, प्राकृतिक रबड़ को आइसोप्रीन भी कहा जाता है। बहुते बार एग्जाम में पूछा है कि आइसोप्रीन किस प्रकार का बहुलक है, तो प्राकृत बहुलक है बाबू। ये आपको बात याद रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर दूसरा का आपको हो गया अर्ध संश्लेषित बहुलक सेमी साइंथेटिक पॉलीमर। सेल्यूलोस है तो यहां तो सेल्यूलोस है, लेकिन सेल्यूलोस के साथ एसीटेट लगा हुआ है, तो सेल्यूलोस एसीटेट जो है विद्यार्थी अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाएगा। और जो सेल्यूलोस नाइट्रेट है वो सेल्यूलोस नाइट्रेट, ठीक है, वो आपको अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाएगा। संश्लेषित बहुलक विद्यार्थी नाइलॉन 6 और पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, और संश्लेषित रबड़, ये सब आपका क्या है, संश्लेषित बहुलक का एग्जांपल है। नाइलॉन समझते हैं ना, वो आप लोगों को बताएंगे नाइलॉन क्या क्या होता है, नाइलॉन का एकलक कहां कहां इसका प्रयोग होता है, टोटल हम आपको बताएंगे। तो नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 पीवीसी और संश्लेषित रबड़, ये सब आपको क्या कहलाएगा, संश्लेषित बहुलक कहलाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन एक प्रकार का कैसा बहुलक है, तो नियोप्रीन एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है। इस प्रकार से मैंने छोटी सी वीडियो दिया जिसमें आपको उत्पत्ति के आधार पर तक मैंने बताया। चलिए अगला पार्ट इसको लिखिए, तब हम आपको बता रहे हैं कि संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद उसके अणुओं के अंदर जो बल लगता है उसके आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। तो फटाक से पहले उसको उतारिए विद्यार्थी, बढ़ते हैं फिर आगे। देख लिए वहां पर, ठीक है। तो पिछले बार जो मैंने बताया था विद्यार्थी आपको किस चीज के आधार पर बता दिया था, ठीक है। अब की जो मैं बताने वाला हूं वो संरचना के आधार पर बताने वाला हूं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर आप लोग पढ़ लिए, तो संरचना के आधार पर पढ़िए। तो संरचना के आधार पर भी बहुलक 3 प्रकार के होता है, ठीक है। पहला आपको रैखिक बहुलक, इंग्लिश में लिखेगा तो लीनियर पॉलीमर्स हो जाएगा, ठीक है। तो रैखिक बहुलक जिसमें से एक रेखा टाइप करेगा विद्यार्थी, ठीक है। तो रैखिक बहुलक में क्या क्या चीज आ जाएगा, आपको परीक्षा में ये पूछेगा कि रैखिक बहुलक में क्या क्या चीज आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन जो है, जिसके उच्च प्लास्टिक वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। हाई जिसकी डेंसिटी वाली जो पॉलीथीन होती है, जिसकी हाई क्या प्लास्टिक बनाई जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विद्यार्थी रैखिक बहुलक। जैसे आपके घर में बाल्टी जो होता है, बाल्टी टब वगैरह बनता है ना विद्यार्थी, तो बाल्टी टब खिलौना वगैरह जो बनता है वो किसका, वो सब किस बहुलक के होते हैं, रैखिक बहुलक के होते हैं। जो मोटा मोटा आपके घर में बाल्टी वगैरह चाहे गमला वगैरह जो बनते हैं प्लास्टिक का, वो रैखिक बहुलक का होता है। तो आपसे पूछ देगा आपके घर में प्रयोग होने वाले गमला, बाल्टी या खिलौना किस
बहुलक का होता है? तो आपको बताना होगा किस बहुलक का होता है, रैखिक बहुलक का होता है विद्यार्थी। चलिए साकित बहुलक, साकित बहुलक देखिए किसको कहते हैं इसे, ये निम्न घनत्व वाली प्लास्टिक होती है, जैसे पॉली बैग वगैरह लेते हैं ना आप लोग, जो पॉलीथीन वगैरह लेते हैं, वो किस बहुलक का होता है, साकित बहुलक का होता है विद्यार्थी। जो इसमें 1 किलो 2 किलो टमाटर वगैरह लेते हैं ना आप लोग, आलू सब्जी वगैरह, वो आपका कौन सा पॉली बैग जो होता है वो किसका होता है, साकित बहुलक का होता है। अगला विद्यार्थी तृतीयक बंधित बहुलक बोलेंगे, जिसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है कौन सी, मेलामाइन, बेकेलाइट। तो आपसे पूछेगा बेकेलाइट किस बहुलक का एग्जांपल है, तो तृतीयक बंधित बहुलक का। या मेलामाइन किस बहुलक का एग्जांपल है, तो तृतीयक बंधित बहुलक का हम बोल देंगे विद्यार्थी। चलिए ये तो हो गया संरचना के आधार पर। अब बताने जा रहे हैं हम आपको आंतरिक बलों के आधार पर बहुलक का प्रकार। जो बहुलक अणु जो है, पदार्थ है, उसके बीच में जो कण काफी नजदीक रहते हैं, ठीक है, आंतरिक बलों के आधार पर जो होता है, ठीक है, उसके आधार पर जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, जो आंतरिक बल के आधार पर होते हैं, अणु काफी नजदीक होते हैं उसके आधार पर। तो आंतरिक बलों के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होता है। प्रत्यास्थ बहुलक, क्या पाला, प्रत्यास्थ बहुलक। सर प्रत्यास्थ बहुलक जो इसको इलास्टोमर हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको क्या है ये प्रत्यास्थ बहुलक। तो प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है, देखिए प्रत्यास्थ बहुलक में जो होता है अंतराणविक बल जो होता है, ठीक है, अणुओं के बीच में जो बल होता है अंतराणविक बल जिसको कहते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, ठीक है, वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही दुर्बल होता है, उसको प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। ठीक है, इन्हें लचीला बहुलक भी कहा जाता है, लचीला ना, फ्लेक्सिबल जो होता है। अच्छा आपसे पूछेगा कि प्रत्यास्थ बहुलक कौन कौन है, तो बुना एन, बुना एस, जिसको जूता चप्पल का सोल वगैरह टायर वगैरह बनता है ना, वो सब किस बहुलक में आता है, प्रत्यास्थ बहुलक में आता है। नियोप्रीन संश्लेषित बहुलक आपको बताए थे, ये सब किस बहुलक के अंतर्गत में आ जाएगा, तो प्रत्यास्थ बहुलक के अंतर्गत में कहा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आगे। अगला है रेशा बहुलक, अगला रेशा बहुलक, उसके बाद ताप दृढ़ बहुलक है, और अगला ताप संघटीय बहुलक। रेशा बहुलक को फाइबर्स पॉलीमर्स बोलेंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स बोलेंगे, और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स बोलते हैं ताप संघटीय बहुलक को। देखिए विद्यार्थी, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे कम बल जो लगेगा किसमें, इलास्टोमर में लगेगा, मतलब प्रत्यास्थ बहुलक में लगेगा। उसके बाद किस में लगेगा, तो फाइबर्स पॉलीमर में लगेगा। उसके बाद किस में लगेगा, तो आपको थर्मोसेटिंग में, सॉरी थर्मोप्लास्टिक में लगेगा। और सबसे ज्यादा किस में लगेगा, सबसे ज्यादा अंतराणविक बल किस में होगा, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर में होगा, मतलब ताप दृढ़ बहुलक में होगा। तो अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित बहुलक का सही क्रम है, माने क्या उसको कहते हैं, अंतराणविक बलों के आधार पर, दुर्बल अंतराणविक बलों के आधार पर सही क्रम है, तो सबसे कम होता है किसमें, कौन एकदम शुरू से बैठा दीजिएगा, खाली जो बीचे वाला है वो जो है यहाँ पर ताप दृढ़ बहुलक को लास्ट में कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सही क्रम में आप कर सकते हैं। सबसे कम होगा इलास्टोमर में, उसके बाद फाइबर्स में, फिर थर्मोप्लास्टिक में, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा थर्मोसेटिंग में होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप सजा लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रत्यास्थ बहुलक का कुछ एग्जाम्पल बताया हूं। वीडियो बड़ा नहीं होने के चलते जो है अगले वीडियो में हम आपको जो देंगे रेशा बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक ये सब बताएंगे, और पूरा नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या होगा विद्यार्थी, पॉलीमर्स का चैप्टर खत्म होगा। तो इस तरह से मैंने एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको पॉलीमर का पूरा बताने की कोशिश किया, एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है, तो मैंने टोटल आपको बताया। इसी प्रकार का रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले नए अपडेट के साथ, एक इसी का लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।